फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। देखिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो BHU एमएड का एंट्रांस हुआ है उसका स्टेट्स जो सेक्शन था, यानी कि संख्यांकिकी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर की। ओके, आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी होगा कि इसमें ये जो है थोड़ा बहुत ही कम्प्लेक्स जो ये पोर्शन होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को ख़त्म करती हूँ, आपको मैं बताती हूँ। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर की 1 बाय 1 करके मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स का जो फर्स्ट था, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा साइकोलॉजी का, फिलॉसफी का और हिंदी का सेक्शन, और ये जो है चौथा पेपर है। क्योंकि मेरे पास ये जो है क्वेश्चन पेपर एक साथ नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको इसका वीडियो बना दूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे है, if T score of a student is 70 and distance of his score from mean score is 10, then Z score will be, क्या होगा? तो देखिए आपको पता होगा कि T स्कोर आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर। ओके, मैं 1 सेकेंड, मैं इसको चेंज करती हूँ, रेड कलर करती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे T स्कोर इजकल टू होता है क्या कि 50 प्लस 10Z होता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, T कितना दिया है, 70 दिया हुआ है। ठीक है, ओके, सॉरी मैं कहाँ पे थी, यहाँ पे थी कि T इजकल टू जो होता है 50 प्लस 10Z। ओके, तो T कितना दिया हुआ है आपका, 70 दिया हुआ है, इजकल टू मीन क्या हो गया, मीन से 10 से, तो 50 प्लस 10Z। ओके, तो 70 इधर है, तो 70 जो होगा 70 माइनस 50 बाई 1 सेकेंड, 70 माइनस 50 बाई 10 इजकल टू Z। तो Z इजकल टू कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर ऑफ 2 सब्जेक्ट ऑब्टेन्ड एलिमिनेटिंग लीनियर इफेक्ट ऑफ एज फ्रॉम बोथ देम, दिस कोरिलेशन इज कॉल्ड। यानी कि यदि दो विषयों के परीक्षण स्कोर के बीच सहसंबंध का गुणांक दोनों से उम्र के रैखिक प्रभाव समाप्त करने के बाद प्राप्त किए गए, तो इस सहसंबंध को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है पार्शियल कोरिलेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा धुंधला फोटो आया, जिन्होंने भेजा है तो वो थोड़ा ब्लर कर गया है फोटो, तो यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। तो देखिए आप कोशिश कीजिएगा देखने का। वैसे तो मैं पढ़ के बता ही दे रही हूँ, वो भी जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं भी संतुष्ट हूँ, तो आप भी संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन hours spent in studying math, marks obtained in math for a group of a student is 0.90. Which of the following statement is correct? यानी कि छात्रों के एक समूह के लिए गणित का अध्ययन करने में बिताए घंटे और गणित में अंक के बीच सहसंबंध का गुणांक 0.90 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये होगा, क्या दिया हुआ है, ABC, ये आपका हो जाएगा ओनली A और C इज करेक्ट होगा। ओके, क्या होगा, 1 आंसर होगा इसका। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पे बोल रहा है, गणित के अध्ययन में अधिक समय देने वाले छात्रों ने गणित में अधिक स्कोर किया, और गणित में अधिक स्कोर करने वाले छात्र ने गणित के अध्ययन में अधिक समय दिया। तो यही इनका कोरिलेशन है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1। 22 का अब देखते हैं 23 का आंसर क्या होता है। 23 जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि a random variable has a normal distribution with the mean mu is equal to 400 if 80% of the area under the curve
lies to the left of 500, द एरिया बिटवीन 400 एंड 500 इज कितना होगा। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ये होता है, यानी कि जो जिसके आधे, जैसे आप लोग किसी कागज़ को फोल्ड करेंगे तो जब आप खोलेंगे तो दोनों का सेम होगा, वैसे ही ये होता है, सिमेट्रिकल होता है। ओके, तो वैसे ही इसमें बोल रहा है कि इतना परसेंट इतना, तो ये अब नॉर्मल एनपीसी से रिलेटेड मैथ्स है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट 0.3%। ओके, 0.3 होगा इसका आंसर, 1 होगा। ओके, क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज मार्क्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन ऑफ 70 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, द वैल्यू ऑफ एक्स such that 84% of the value are greater than x is approximately कितना होगा। यानी कि मान लीजिए कि अंक x माध्य 70 और मानक विचलन 10 के साथ सामान्य रूप से बंटित है। x का मान जिससे कि 84% मान से बड़े हैं, तो लगभग कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये मैथ करने पर, कैलकुलेट करने पे आपको आएगा 78.4%। तो इसमें जो आएंगे यहाँ पे हैं फर्स्ट आंसर हो जाएंगे। कोई डोंट वरी, आप घबराइए नहीं, मैं आपको 1 बाय 1 करके इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे प्रोबेबिलिटी कर्व से रिलेटेड, एनपीसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, और ये मैथ को सारे को मैं प्रूव करके बताऊंगी। अभी मैं बस आपको आंसर की बता रही हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर 24 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संबंध चुने जो सच न हो, यानी कि चूज द रिलेशन विच इज़ नॉट ट्रू। तो देखिए यहाँ पे रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन है, उसके बाद रेंज एंड मीन डेविएशन है। तो आपका जो इसमें आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, ये 4 हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज टू मेजर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विचरण गुणांक निम्न में से किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका आंसर होगा ओनली बी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन। ओके, देखिए घबराइए नहीं, मतलब एनपीसी जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, उतना भी हार्ड नहीं होता है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, इसका वीडियो अलग से बनाऊंगी एनपीसी के बारे में, आप अच्छे से समझ जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड मार्क्स ऑफ क्या है मैथ्स एंड, देखिए मुझे भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी होगा ही मैथ्स। अच्छा ओके सर, चलिए हम आगे पढ़ते हैं तो शायद हिंदी में पता चल जाए। नॉमिनल आई थिंक लिखा हुआ है, अंकों का वितरण। ओके हाँ, यस, मार्क्स एंड नॉमिनल विथ मीन 50 and 60 respectively. The variable of marks is 100 for both papers. If 100 students appear in the examination, this number of students who scored in language English lower that arrange in maths is approximately। अंग्रेजी और गणित अंकों के मध्य क्रमशः 50 और 60 के मध्य, 60 के साथ सामान्य हैं। दोनों पेपर के लिए अंकों का विचरण 100 है। यदि 100 छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए तो अंग्रेजी में गणित के औसत से कम स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा। ओके, तो इसमें जो आपका आंसर होगा 27 का, वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 2 होगा, 84% यानी दूसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही ईजिली क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा में उपस्थित एक कक्षा के छात्रों के परिणामों का वर्णन
किया गया है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 200 मार्क्स, 200 मार्क्स एंड 300 मार्क्स के हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन इतना दिया हुआ है, ओके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन दिया हुआ है 80, 140, 200, 10, 20, 10 से डेविएटेड है, ओके। तो इसमें बोल रहा है यदि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में किसी छात्र को जेड स्कोर कितना है +2 एंड 2। आपको पता होगा कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होते हैं, ये इनका जेड स्कोर जो होता है, ये तो मीन हो, मीन मीडियन मोड सब एक ही जगह पे होते हैं, ओके। और फिर यहाँ पे ये जो होते हैं जैसे -1 +2 +3, ओके, और -1 +1 +2 और +3 इनके मैक्सिमम वैल्यू होते हैं ये जेड स्कोर के, ओके। तो यहाँ पे दे रहा है तो इतना दिया है, तो द्वारा प्रदत्त प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, तो इसका जो होगा ये 76.67% होगा। इसका आंसर क्या होगा 3, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही वक्तव्य को चुनें। यदि चर सम्मित हो तो माध्यिका सदैव माध्य से बड़ी होती है। तो देखिए मैंने जैसे बताया है आपको कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होती है सिमेट्रिकल होती है, और इसमें मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड सारे एक ही सेंटर पे होते हैं। इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं होता, ये सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया। दूसरा है यदि माध्य लेसर देन मीडियन एंड मीडियन लेसर देन मोड, तो चर में धनात्मक सम्मित होगा। तो देखिए ये जो है ये भी रॉन्ग है। ये कैसे आप पूछेगा, अब ये क्या है, धनात्मक सिमेट्रिकल पॉजिटिवली स्क्वीड क्या है। तो देखिए 2 टर्म होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्वीड। तो इसमें जो होता है पॉजिटिवली स्क्वीड जो होता है ऐसे, और इनके टेल जो होते हैं पॉजिटिव की तरफ होते हैं, और नेगेटिव जो होता है वो होता है आपका ऐसे, ओके। तो इसमें बोल रहा है क्या, तो इसमें क्या हो गया, इसमें तो मीन सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे सेंटर में मीन होगा, पॉजिटिवली स्क्वीड है तो मोड हो जाएगा और मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मीन हो गया, ये मीडियन हो गया और ये मोड हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि यहाँ पे 40, 50, 60, 70 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौन सा सबसे बड़ा हुआ, मीन हुआ। तो मीन तो छोटा हो नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन जो है सेकेंड वाला भी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट है इफ मीन ग्रेटर देन लोअर देन मीडियन और मीडियन लोअर देन ये क्या कहते हैं बहुलक, तो वेरिएबल्स इज निगेटिवली, यस ये सही है, ओके। ये आपने जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये होता है नेगेटिवली स्क्यूड, ये हो गया और ये, तो ये हो गया आपका बहुलक, ये हो गया मीडियन, ये होगा मीन। तो मीन में क्या होता है, मीन ये मान लीजिए ये 70 है, यहाँ पे 80, 90, तो कौन बड़ा हुआ, तो ऐसे होगा ना, मीन, मीडियन एंड मोड, ओके। तो ये जो है आपका ऑप्शन राइट है। एंड आपको पता होगा कि रिलेशन मोड, तो मोड इजकल टू होता है, आपको पता होगा 3 मीडियन -2 मीन, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है कि मानक सामान्य वितरण के लिए कुर्टोसिस के गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। तो कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस क्या होता है आपको पता होगा, जैसे स्क्वीनेस होता है तो स्क्वीनेस का जो होता है 0 होता है, ठीक है, और वैसे ही कर्टोसिस होता है। तो कर्टोसिस में क्या होता है, एक तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल कर्व हो गया, एक होता है प्लैटिकार्टिक, ओके, और एक होता है लेप्टोकॉर्टिक। यानी इसका जो ये कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का होता है वो होता है 0.63 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 2, यानी बी इज करेक्ट ओनली, ओके। नेक्स्ट है ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट आर नेगेटिव एंड इट्स वेरिएंस इज इतना, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा सेट इज अप्रॉक्सीमेट। तो जैसे आपको पता है कि वेरिएंस इज इक्वल टू होता है समेशन x
माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है, और बाय n। तो ये जो होता है स्कोर होता है, ये मीन हो जाता है किसी डाटा का, इसका समेशन होता है ये। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है रूट अंडर वेरिएंस। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो वेरिएंस दिया है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएंस करना है और इसका मान निकाल लेना है। तो इसका मान क्या होगा? तो आपने फट से आपके दिमाग में आया होगा 3, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो होगा 0.9 होगा। अब वो पूछेगा कैसे? तो देखिए जैसे सिंपली हम लोग निकालते हैं तो आपको पता होगा कि 1 का तो स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि पॉइंट के बाद है। तो यहाँ पे हम 2 0 ऐड करेंगे तो और यहाँ पे पॉइंट देंगे और जब हम इसको यहाँ से 2 लेंगे तो क्या होगा? 9 × 9 81 होगा और यहाँ पे 0.9 होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट है एक क्लास टेस्ट में इन अ क्लास टेस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कोर हाई एंड फ्यू स्कोर लो मार्क। इफ मीन मीडियन एंड मोड ऑफ मार्क्स आर बीइंग कैलकुलेटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको बताया है मैंने, जैसे बोल रहा है एक क्लास टेस्ट में अधिकांश छात्रों ने उच्च और कुछ ने कम अंक हासिल किया। तो यानी जो यहाँ पे है मीन है और यहाँ पे 10 20 30 40 ऐसे हैं, 50 60 70। तो क्या बोल रहा है? बहुत सारे बच्चों ने। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स जैसे यहाँ पे मार्क्स होते हैं और यहाँ पे बच्चे होते हैं, बच्चों का ये होता है। तो अधिकांश बच्चों ने क्या किया? अधिकांश प्राप्त किया है, ठीक है, और कम बच्चों ने बहुत कम। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोड जो हो जाएगा, फिर मीडियन हो जाएगा और फिर मीन। तो सबसे कम कौन सा हुआ? आई होप आपको समझ में आ रहा है। मीन जो हुआ सबसे कम हुआ क्योंकि मीन तो यहाँ पे 50 ही मान लीजिए और यहाँ पे क्या है? मीडियन 70 है। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो आंसर होगा 2 होगा। ओके, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। इसमें दिया है कि द मोबाइल नंबर ऑफ 20 सैम्पल वॉज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इन अ स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक अध्ययन में 20 लोगों का मोबाइल नंबर के समांक प्राप्त किए गए। निम्नलिखित में से कौन समांकों के माप पैमाने के बारे में सही है? तो आपको पता होगा कि 4 टाइप्स के स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल एंड मैं इसे मिटा देती हूँ। नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल एंड क्या? ये रेशियो, ठीक है। तो नॉमिनल में बस क्वालिटी बेस होता है और नेमिंग पे आधार पे, नेम फेम के आधार पे, जैसे लड़का लड़की ये जैसे 2 भाग में डिवाइड करना है, 3 भाग में। सिर्फ इसमें क्या होगा? इसमें मैं वैसे भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ लेकिन इसके बारे में फुल डिटेल्स में हमको वीडियो में अपलोड बहुत जल्द कराऊंगी। हाँ, मैं अगर आपको बता दूँ कि आपने ये सीटेट का तैयारी कर रहा है अगर, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि बहुत जल्द इस चैनल पे सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है, वो भी बहुत ही बेसिक से। ओके, ये नहीं कि आधा ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे नॉमिनल मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। नॉमिनल जो होता है सिर्फ ये इसमें क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसमें कोई कम या बेस का कोई अंतर नहीं होता। ऑर्डिनल पे क्या होता है? इसमें जो ऑपरेशन होते हैं ये बड़ा और छोटा का ऑपरेशन होता है, इसमें कोई बड़ा हो सकता है और छोटा हो सकता है। और ये इंटरवल जो होता है इसमें जो होता है ये दोनों स्केल काम करते हैं, बट इसमें एक होता है कि दोनों के बीच जो इंटरवल होता है समान होता है। और रेशियो जो होता है जो रेशियो हम कर सकते हैं, जैसे इंटरवल में होता है कि ये इसमें एब्सोल्यूट 0 नहीं पाया जाता, आर्बिट्ररी 0 पाया जाता। जैसे ये क्या कहते हैं सेंटीग्रेड होता है ना, उसमें कभी भी 0 नहीं होता, वो हमेशा टेम्परेचर बना ही रहता है। और रेशियो क्या हुआ? जैसे कि जैसे 2/2 0 हो जाता है, होता है ना ऐसे। जैसे हम अगर कोई 30 kg का बच्चा है और हम अगर 30 kg के बच्चे को एक साथ रखेंगे तो 60 kg का हो जाएगा। लेकिन अगर इंटेलिजेंसी किसी बच्चे का 70 है IQ और दूसरे बच्चे का 70 IQ है, तो क्या हम उसे किसी तीसरे बच्चे को ये बता सकते हैं कि वो 140 IQ का बच्चा है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हमें अच्छा लगेगा कि आपने समझ लिया। ओके, तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। ओके,
ए सही है, ए इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि नामित चर के लिए कौन संदर्भित उपयुक्त केंद्रीय प्रकृति का माप है। तो इसमें जो होगा, देखिए जैसे मैंने बताया नामित चर नॉमिनल, तो नॉमिनल मोड क्या होता है, सिर्फ वो नेम फेम, यानी कि जो प्रचलित है। ओके, बहुलक का अर्थ ही होता है फैशन में, तो ये जो होता है सबसे हाई होता है, तो इसे ही हम नॉमिनल स्तर पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट होगा बहुलक निकालने की ग्रुप विधि का प्रयोग करते हैं कब। ओके, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व एट वेरी बिगिनिंग और एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, मैक्सिमम अधिकतम बारंबारता चर एक से अधिक मानों के लिए प्राप्त हो, बारंबारता का अनियमित पैटर्न ग्रुप हो। चलिए हमें आपसे इस क्वेश्चन का आंसर लेना है कि आप क्या कमेंट करते हैं, अभी तक आपने क्या समझा। अभी जस्ट मैंने पीछे ही बताया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपसे नहीं बन पाए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगी 35 का आंसर। ओके, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, ये नहीं कि फुसलाइएगा मत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द परसेंटाइल स्कोर ऑफ मिस्टर एक्स आउट ऑफ इतना स्टूडेंट हु अपीयर इन एन एग्जामिनेशन। ओके, of 100 marks was 80. Due to modification in answer key, the marks of each student was increased by इतना. What will be new percentile score of Mr. X? ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो होगा ये 100 अंकों वाले एक परीक्षा का ओके, चलिए मैं इसको ये क्वेश्चन मैं पोस्टपोन करती हूँ। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेनेशन के साथ जब बताऊँगी सारे मैथ्स, तो उस टाइम बता दूँगी। ओके, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं नहीं चाहती कि मैं आपको गलत आंसर की दूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला निम्न वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े जो एक सतत चर के माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित है। तो इसमें बोल रहा है कि मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड। आप बताइए हमें, ये सही है क्या? ये सही है? मैं तो बता ही रही हूँ, लेकिन आप भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड, नो, बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करके बताया, वही ये बात कर रहा है कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। माध्य सदैव बहुलक से बड़ा होता है। माध्यिका माध्य या बहुलक, माध्यिका माध्य या बहुलक से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो क्या होगा, माध्यिका माध्य या बहुलक से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, और यहाँ पे क्या दिया है, माध्यिका माध्य और बहुलक के मध्य आता है, तो ये भी रॉन्ग है। माध्य नहीं आता, तीनों तो एक ही सेंटर पर होते हैं। माध्यिका माध्य या बहुलक से बड़ा नहीं होता, इट इज राइट। तो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा 2 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक चर के सभी समंकों पर निर्भर नहीं करता। ओके, विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज नॉट डिपेंड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेरिएबल्स। तो ये होता है आपका मीडियन। ओके, सारे स्कोर पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ सेंटर के पार्ट का 2 भागों में डिवाइड करता है, और बीच का जो मान होता है वही होता है मीडियन। और नेक्स्ट है कि आधुनिक कक्षा में शिक्षक का क्या कार्य है। तो ये मन पढ़ने वाला, माइंड रीडर, डोमिनेंट, स्कैफोल्डर, तो ये जो है ये सारे रॉन्ग है। आपका आंसर जो होगा ओनली एक्टिव प्रैक्टिशनर। ओके, सक्रिय अभ्यासकर्ता होना चाहिए जब तक आप टीचर अगर बन रहे हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिशनर नहीं, एक्टिव नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे, अगर आप कुछ न्यू टेक्निक्स मेथड वगैरह बनाएंगे तभी तो आप बच्चे को अच्छे से अच्छी टेक्निक से पढ़ा पाएंगे। तो इट इज़ राइट, करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए आप क्या क्वेश्चन बाकी रह गया आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं उसका वीडियो बना सकूँ आपके लिए। ओके,
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सारे बच्चे अपना आंसर की देख लें। ओके। और हाँ, अगर इसमें कुछ गलती आंसर की डाला गया हो तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ताकि मैं अपनी मिस्टेक सुधार कर सकूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।